हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप सभी अभी काफ़ी असमंजस में हैं 17वीं बीपीएससी मेंस को लेकर। तो मैं 17वीं बीपीएससी मेंस के ही संबंध में कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ, कुछ टिप्स देने आया हूँ और इन टिप्स को अपनाकर आप बीपीएससी मेंस में अच्छे अंक ला सकते हैं और अच्छे अंकों के साथ अगर बीपीएससी मेंस क्वालिफाई करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे मेरिट के साथ आपका चयन होगा और बीपीएससी परीक्षा पास करके जो पदाधिकारी बनने का आप सपना संजोए हैं वो सपना आपका पूरा होगा। तो अभी जैसा कि आप सब जानते हैं कि 17वीं बीपीएससी पीटी को लेकर काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ और धरना प्रदर्शन हुआ। काफ़ी कुछ शिकायतें थी विद्यार्थियों को, जिनको लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति है। लेकिन अब जैसा लगता है कि शायद एग्ज़ाम 17वीं बीपीएससी का समय पर हो जाएगा। समय कहें तो अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होने की संभावना है, अगर कोई न्यायालय द्वारा कुछ आदेश वगैरह नहीं दिया गया तब। वैसे तो अगर न्यायालय का आदेश आया, परीक्षा स्थगित होता है, तो भी हमें तैयार तो रहना ही चाहिए। और जो तैयार रहेंगे, पहले से जो तैयार रहेंगे, तो उनके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। तो 17वीं बीपीएससी मेंस के लिए मैं एक बात इसमें कहना चाहूँगा कि आज बिल्कुल ट्रांजिशन फेज है और इस ट्रांजिशन फेज में विद्यार्थी जितना आज कंफ्यूज है उतना ना पहले कभी था और ना आगे कभी होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हो गई हैं। आप देखिए कि पढ़ने का मोड चेंज हुआ है। पहले लोग सेल्फ स्टडी करते थे और हमारा जो एकेडमिक वातावरण था वह भी काफ़ी ठीक था। अब कॉलेजों में उस तरह की पढ़ाई होती नहीं है और इसके कारण विद्यार्थियों का कोचिंग के प्रति डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ी थी। अब है कि कोचिंग का मोड चेंज हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और ऑनलाइन एक ऐसा भ्रम जाल है जिसमें जिन विद्यार्थियों को अभी पता नहीं है, अभी पहली बार दूसरी बार बीपीएससी पीटी मेंस दे रहे हैं, तो यहाँ भी एक तरह से वो हमेशा डायलेमा में रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। और हर किसी को देखते हैं कि जिनके पास भी थोड़ा सा यूट्यूब का ज्ञान है तो वो अपना चैनल बना लिए और बीपीएससी पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ज्ञान पहले की अपेक्षा आज सस्ती हुई है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सस्ती के चक्कर में हम लोग सही और गलत का पहचान नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज जो भी विद्यार्थी तैयारी में लगे हैं तो उनको जो शिक्षा माफियाओं का आज संजाल बना है ऑनलाइन के क्षेत्र में, तो बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे हैं। और बाजार में एक ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लोग शॉर्टकट तरीका बहुत तेजी से अपना रहे हैं। उस तरह की किताबें भी छप रही है, तमाम तरह का गाइड छप रहे हैं। एक ही तथ्य को सभी गाइड छापने वाले जो प्रकाशक हैं परोस रहे हैं विद्यार्थियों का। ना उसमें कोई नयापन है, ना कोई ऐसी बातें हैं जिससे कि कुछ हमें ऐसा चीज़ सीखने को मिले ताकि हम एक ऑफिसर के रूप में जो हम काम करें उसमें हमें सहायता मिले। कुछ नहीं है, सारा एक ही बुक को उसी का कॉपी पेस्ट करके अपने अपने प्रकाशन के नाम से चला रहे हैं। और जो ऑनलाइन यूट्यूब पर कोचिंग संस्थान चला रहे हैं वे लोग भी उसी तरह से, जो बढ़िया थोड़ा बोलता हो, थोड़ा हंसी मजाक करता हो, जो भद्दा कमेंट करता हो, जो कॉमेडी करता हो, ऐसे टीचर को बुलाकर अब वो क्लास करवाते हैं। विद्यार्थियों को मनोरंजन चाहिए, अब ज्ञान वो कितना ले पाते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। और यही कारण है कि पिछले मैं 4-5 सेशन देख रहा हूँ बीपीएससी में कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का
सरकारी स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थियों का, ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है वो गिरा है, चाहे वह बीपीएससी की बात हो या यूपीएससी की बात हो। तो क्यों गिरा है, इसको सोचना होगा। अगर 69वीं बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो पीछे का जितना भी बीपीएससी है सब में टॉप 100 रैंक में जो होता था, तो ज़्यादातर 60 से 70% विद्यार्थी ऐसे होते थे जो कि या तो कॉन्वेंट स्कूल, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, या कोई कमर्शियल डिग्री लेकर आए हैं, या बिहार से बाहर के स्टेट में तैयारी किए हैं, दिल्ली में तैयारी किए हैं, या फिर दूसरे स्टेट के जैसे यूपी, झारखंड, ऐसे स्टेट के लोग रहते थे। तो हमें यह सोचना होगा कि क्यों गिरा है। तो गिरा इसलिए है कि विद्यार्थियों की जो पढ़ने की जो मौलिक क्षमता है वो प्रभावित हुआ है। लोग शॉर्टकट के चक्कर में मूल चीजों को पढ़ ही नहीं रहे हैं, और इसी का फायदा जो बड़े ब्रांड्स के कोचिंग संस्थान है वो उठा रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि एक क्लास में 4-5 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले ये जो बड़े ब्रांड के कोचिंग संस्थान हैं वो कभी आपको सफलता नहीं दिला सकते। हाँ, विद्यार्थी के अंदर अगर अपना कैलिबर है तो वहां से भी बन सकते हैं, लेकिन संख्या कितनी होगी? 10,000 विद्यार्थी किसी संस्थान में पढ़ते हैं और वहां से 10 सिलेक्शन हो गया तो समझ लीजिए कि उसमें कोचिंग का कोई योगदान नहीं है, विद्यार्थी का स्वयं का योगदान है। और किसी ऐसे संस्थान से जहां 40-50 विद्यार्थी पढ़ते हैं और वहां 20-25 सिलेक्शन हो गया तो काबिलियत तो वहां है, सहायता तो विद्यार्थी को वहां मिल रहा है। तो इसलिए ये बड़े ब्रांड्स के जो कोचिंग संस्थान है, आकर्षक नोट्स बनाए, बुकलेट छपवाए, कॉमेडी करके पढ़ाने का एक अपना आइडिया विकसित कर लिया, और विद्यार्थी लगातार उस भ्रम जाल में फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि वही ढाक के 3 पात, कभी पीटी में 1-2 नंबर से छूट गया, तो कभी मेंस में 5 नंबर से छूट गया। मेंस अगर क्वालिफाई कर लिए तो ओवरऑल नंबर इतना नहीं आ पाया जो कि मेरिट के लिए आवश्यक हो, क्योंकि वही सब कट पेस्ट करके दिया हुआ मटेरियल को पढ़ रहे हैं। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी पढ़ रहा है। अरे गुरुजी तो अगर इतने ही गुरुजी के अंदर क्षमता होती है पढ़ाने की, लेकिन अगर हम सिर्फ गुरुजी को फॉलो करेंगे तो फिर तो उनको ऑफिसर बनना चाहिए था या उन्हें सफलता प्राप्त करनी चाहिए था। लेकिन यह बात भी सही है कि जितने भी लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वाले मैक्सिमम वही होते हैं जो या तो यूपीएससी बीपीएससी में 3-4 अटेम्प्ट दिया, उनका नहीं हुआ, तो वही लोग पढ़ाते हैं। लेकिन एक शिष्य को समझना चाहिए कि अगर गुरु गुड़ है और चेला चिन्नी ना हुआ तो फिर क्या हुआ, तो फिर हम कैसे ऑफिसर बन सकते हैं? ठीक है, हमें तो अपने गुरु से भी ऊंची लकीर खींचनी होगी, यानी जितना हम गुरु से प्राप्त करते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं, उससे भी ज़्यादा करना होगा। लेकिन आज के दौर में क्या है कि बता दिया जा रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना है। तो इस कारण से विद्यार्थी काफ़ी कन्फ्यूजन में है, असमंजस में है। तमाम सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, हर कोई, मैं तो देखता था कि भाई कोई जो ग्रुप डी की तैयारी करवाते थे पहले, सिपाही दरोगा की तैयारी करवाते थे, रेलवे एसएससी बैंकिंग का तैयारी करवाते थे, वे लोग भी बीपीएससी पढ़ाने लगे हैं। क्यों पढ़ाने लगे हैं? चूँकि स्कोप इधर ज़्यादा है, इधर बीते 7-8 सालों में बीपीएससी में वैकेंसी काफ़ी आई है, इसलिए सब लोग बीपीएससी पढ़ाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी यहाँ गुमराह हो रहे हैं। तो मेरे पास तो भाई जो समय है उस अनुसार से कोशिश करता हूँ कि विद्यार्थियों को हम अपना मार्गदर्शन दें, और उसको जो फॉलो करेंगे तो ज़रूर, इसमें हमारी कोई लाभ की बात नहीं है। और मैं बरसों से ऐसा करता आ रहा हूँ कि विद्यार्थियों को निःशुल्क मार्गदर्शन देता हूँ। तो आज भी मैं आपसे कुछ बातें करूँगा कि बीपीएससी मेंस अधिक नंबर कैसे मिलेगा। नंबर तो आप कुछ भी लिख के आएंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अधिक नंबर कैसे मिले जो कि हमारा सिलेक्शन करवा दे। तो उसके लिए जो सफलता के सूत्र हैं, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। और विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन दूर करना सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य है कि आपको अगर कोई ऑफिसर बना सकता है तो वो खुद आप हैं।
दूसरा इस दुनिया का कोई भी ताकत आपको ऑफिसर नहीं बना सकता है। तो सबसे पहले आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और जो आपका सपना है वो रियल होना चाहिए। फेक सपना कभी पूरा नहीं होता है। वास्तव में आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो जरूरी चीज़ें हैं वो है कि नहीं, आपके पास मेहनत करने का जज्बा है कि नहीं, आपके अंदर जोश है कि नहीं, आपके अंदर पैसेंस है कि नहीं, आप सही जगह से मार्गदर्शन ले रहे हैं कि नहीं, सही किताब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और सही राह पर चल रहे हैं कि नहीं रहे। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी सफलता कैसे तय होगी। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं कि बीपीएससी मेंस में नंबर कैसे अधिक मिलेगा। ठीक है, किस तरह से हम जो 900 नंबर का मेंस होता तो हालांकि ज़्यादा है, लेकिन हिंदी और ऑप्शनल का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो 3 पेपर है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध। इन तीनों में 300 नंबर, 3 900 नंबर। तो 900 नंबर में से हमें मैक्सिमम जो है कम से कम हम 600 नंबर की तो आशा कर ही सकते हैं। और अगर 600 नंबर आपको मिल गया तो इंटरव्यू में अगर 50 नंबर भी आया तो आप टॉप 10 में रहेंगे, टॉप 100 में रहेंगे। तो क्या करना चाहिए? तो आइए हमने कुछ स्लाइड में उन बातों को रेखांकित किया है, ये क्या करना चाहिए। तो कुछ ज़रूरी बातों को आप नोट कर लीजिए। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसे हर कोई अपनाता है, मैंने भी अपनाया था। तो सबसे पहला तो यही है कि हमें बेसिक बुक्स पढ़ना चाहिए। और ये बेसिक बुक्स कब पढ़ना चाहिए? मैंने तो बीपीएससी का जब भी एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि मैंने 7th 8th 9 10 में जो चीजें पढ़ा बहुत हद तक उनसे रिजल्ट प्रभावित हुआ। मुझे बीपीएससी का मेंस लिखते समय जो मैंने 7वां 8वां 9वां 10वां में पढ़ा था वहां से हमको काफी फायदा मिला। और अगर उस समय आप नहीं पढ़े हैं तो उसी को अब पढ़ना है। क्योंकि किताब क्या होता है ना, किताब एक स्थिर चीज है और वो आपको सफलता के मार्ग पर अग्रसर कर मंजिल तक पहुंचा सकता है। किताबें ज्ञान का वो खजाना है जिसे हम पढ़कर अपने जीवन का जो अंधकार है उसको प्रकाशमान कर सकते हैं। किताब वो चीज है जिससे हम हुनर सीख सकते हैं, ज्ञान सीख सकते हैं। किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने का जो भी आवश्यक चीजें हैं वो किताब में ही है। और आज के डेट में लोग किताब ही इग्नोर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चीज है वो है कि आप बेसिक बुक्स को पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है, और मेरा सफलता का यही राज है कि मुझे जो भी किताब हाथ लग जाता था प्रारंभिक काल में, आज जो भी किताब नहीं पढ़ना है, आज वही किताब पढ़ना है जिससे कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन प्रारंभिक काल में जब मैं 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में था तो जो भी किताब मुझे हाथ लग जाता था उसको पढ़ना शुरू कर देता था। कहानी का किताब हो, उपन्यास हो, कोर्स का किताब हो। तो इससे क्या होता था कि किताब में कहाँ क्या लिखा है, कम से कम चैप्टर तो कम से कम पता रहना चाहिए। आज के विद्यार्थी जो कॉलेज से निकल कर आए हैं उन्हें तो चैप्टर भी पता नहीं रहता है, कौन सा चैप्टर उनके सिलेबस में था। तो ये गलत बात है। आपको कम से कम पीछे पढ़ी गई चीज़ों का सिलेबस तो पता होना चाहिए, उसमें क्या विषय वस्तु वो पता होना चाहिए। और अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी का पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से प्रश्न आएगा, और उससे संबंधित जो बुक्स है तो बुक्स पढ़िए। अब बुक्स क्या है? अब देखिए बहुत सारे लोग गाइड पढ़ते हैं। सवाल उठता है गाइड पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, गाइड भी पढ़ना चाहिए, लेकिन उससे पहले बुक्स पढ़ना चाहिए। अब है कि बुक्स पढ़े नहीं, तो बुक्स पढ़े नहीं और उसके बाद आप गाइड ही सीधा पढ़ना शुरू कर दिए तो मौलिक ज्ञान तो आपको हुआ नहीं। और गाइड में जो कि एक प्रयोजनात्मक मटेरियल है, उसका प्रयोजन है कि किसी तरह से आपको परीक्षा में पास करने लायक नंबर जो है ना वो दिलवा दे। तो अकादमिक परीक्षाओं तक ठीक है, आप
बीए पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, बीएससी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, अल्का गैस पेपर ले लिए, उसको पढ़ने लगे, तो उससे क्या है कि उसको पढ़कर आप एकेडमिक परीक्षा पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बीपीएससी और यूपीएससी या सिविल सेवा का कोई भी परीक्षा हो, जहाँ एक अनार 100 बीमार की कहानी है, एक एक सीट पर सैकड़ों लोग फाइट करते हैं, यहाँ कोई पास मार्क्स नहीं होता है, तो ऐसे में आप गाइड पढ़कर नहीं ऑफिसर बन सकते हैं, नहीं परीक्षा पास कर सकते हैं। आपको बेसिक बुक्स पढ़ना पड़ेगा, और वो बुक्स होता है तो उसका जो आयाम होता है वो काफी विस्तृत होता है, काफी एक्सपर्ट लोग लिखते हैं, और जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं तो उसी किताब को ही ध्यान में रखकर अपना प्रश्न को सेट करते हैं। और आप चाहते हैं कि गाइड पढ़कर हम परीक्षा पास कर जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जरूरी चीज ही क्या है, अगर हमें भूख लगा है तो भूख लगा है तो हम क्या खाएंगे? चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, और ऊपर से अगर आपको स्वाद का जायका लगाना है तो आप चटनी रख लीजिए, पापड़ रख लीजिए, अचार रख लीजिए। तो समझिए कि जो मौलिक बुक्स है, जो बेसिक बुक्स है, वो दाल चावल रोटी सब्जी है, और ये जो गाइड है वो चटनी पापड़ अचार है। अब अगर आपको खूब भूख लग रहा है और आप दाल चावल सब्जी तो खाए नहीं, केवल चटनी पापड़ अचार खा लेंगे, तो क्या होगा? आपका पेट का तो दुर्दशा हो जाएगा। यही चीज होता है कि विद्यार्थी मौलिक किताब ना पढ़ के वो क्या करते हैं कि मार्केट से गाइड पढ़ते हैं। गाइड भी पढ़ना चाहिए ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे पास चावल रोटी दाल सब्जी है और उसके ऊपर से हम चटनी पापड़ अचार ले रहे हैं या और भी कोई चीज मिला रहे हैं, सलाद ले रहे हैं, तो वो तब उसका जो है जो खाने का जायका है वो और बढ़ जाता है। तो यहाँ बेसिक बुक्स का बहुत जरूरत है। अब बेसिक बुक्स किसे कहते हैं? तो बहुत सारे लोग एनसीईआरटी, चलिए ठीक है, मैं भी एनसीईआरटी बोल देता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन देखिए, एनसीईआरटी का भी बहुत एक सीमित स्कोप है। केवल एनसीईआरटी पढ़कर भी आप बीपीएससी नहीं पास कर सकते हैं। उस विषय का, जिस विषय का भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसके साथ कम से कम एक जो है सब्सिडरी बुक्स जरूर होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी का इतिहास पढ़ रहे हैं तो प्राचीन भारत का इतिहास के लिए आप रामशरण शर्मा को पढ़िए, एक्के मित्तल को पढ़िए, आप झा एवं श्रीमाली को पढ़िए। सभी चैप्टर मत पढ़िए, जो जो जरूरी है उसको पढ़िए। और अगर आप मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं तो उसमें सतीश चंद्र को पढ़िए एनसीईआरटी के अलावा। आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं तो उसमें बिपिन चंद्र को पढ़िए, राजीव अहिर को पढ़िए। तो एनसीईआरटी के साथ कम से कम एक बुक्स, और यदि आप चाहते हैं कि गाइड पढ़ना आसान होता है तो किसी पब्लिकेशन का एक गाइड भी ले सकते हैं या फिर कहीं से नोट्स भी उपलब्ध करा सकते हैं। और सब बुक पढ़ेंगे और उसका जब मिलान करेंगे नोट्स से तो पता चलेगा कि इस नोट्स में काफ़ी सारी कमियां हैं। भले ही क्यों ना बहुत टॉप के कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स हो, उसमें भी आपको कमियां नजर आएगी। लेकिन आप जब किताब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ से कमियां? जो आपको परोस के दे दिया जाएगा वही लगेगा कि यही सही है। तो बेसिक बुक्स होना चाहिए। दूसरा है, ये पहला नंबर हुआ बेसिक बुक्स, और दूसरा नंबर पर है सही मार्गदर्शन, मतलब प्रॉपर गाइडेंस। इस चीज का भी कमी है। अब देखिए, हम अपने जीवन में गुरु की भूमिका को इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। गुरु एक ऐसा आदमी है जो उसी स्थान पर रहकर, उसी अवस्था में रहकर हमें मंजिल तक पहुंचा देता है। गुरु एक प्रकार का सड़क है जो अपने जगह पर स्थिर रहकर आदमी को मंजिल तक पहुंचा देता है। तो उसकी तो भूमिका है, लेकिन क्या करें? जो हमें प्राइमरी कक्षा में, प्राथमिक कक्षाओं में जो गुरुजी पढ़ाते थे, तो लाइफ टाइम तक तो गुरुजी हमें नहीं पढ़ा सकते हैं। वहाँ से उनका जो है सेवा समाप्त हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं और यहाँ उसके लिए आप गुरु चुनना चाहते हैं, तो मेरा सलाह ये रहेगा कि वैसे गुरु को आप चुनें
जिन्होंने खुद बीपीएससी यूपीएससी 3 बार 4 बार दिया हो। रिजल्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सफल और असफल में बहुत बार क्या होता है कि आधे से भी कम अंकों का नंबर रहता है। लेकिन जिन्होंने 3 बार 4 बार पीटी पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू फेस किया और किसी कारण रिजल्ट नहीं हुआ, तो मेरा मानना है कि ये एक्सपर्ट हैं उस विषय के। और अगर उनकी पढ़ाने में रुचि है, अभिरुचि है और पढ़ाने का अनुभव है, क्योंकि टीचिंग एबिलिटी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान है, किसी के पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारा पढ़ा, लेकिन अगर वो अपनी वो चीज़ों को, बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, विद्यार्थियों के सामने सही ढंग से पेश नहीं कर पा रहे हैं और विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, अगर उनके पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, किस बातों को पहले पढ़ाना चाहिए, किस बातों को बाद में पढ़ाना चाहिए, किसको उदाहरण देकर समझाना चाहिए, किसको हम लिखकर मैप बना के, डायग्राम बना के बताएं, किसको समझा के बताएं, कैसे हम विद्यार्थियों के साथ 2 वे डायरेक्शन रखें, तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब है क्या कि एक बहुत नामी गुरुजी हैं, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन उनका संवाद जो है वो एक तरफा है। 5000 की कक्षा में आप बैठे हैं और गुरुजी को स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर तल्ला, नीचे तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला पर बैठ रहे हैं, 1 तल्ला पर गुरुजी पढ़ा रहे हैं और दूसरे तीसरे चौथे तल्ला पर बैठकर स्क्रीन पर उसका जो है फोटो देख रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो बहुत काबिल शिक्षक हैं तो फिर तो उनका यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, क्लास में जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं एक तथ्य बताता हूं, शिक्षक और विद्यार्थी का भी एक अनुपात होता है, ठीक है। पूरी दुनिया में जो अनुसंधान हुए हैं और उसके आधार पर तय किया गया है कि एक शिक्षक एक समय में कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। अलग अलग देशों में अलग अलग मानक है, लेकिन एक बात सभी जगह समान है कि एक विद्यार्थी, मतलब एक शिक्षक अनलिमिटेड विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकता है। तो एक शिक्षक कितने विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है? तो भारत में उसका जो रेशियो है 1:30, यानी एक शिक्षक 30 विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। चलिए ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी कक्षाओं की बात है, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को पढ़े हुए हैं और आप बहुत काबिल टीचर हैं, तो अब ठीक है 30 दूना 60 कर लीजिए कि आप 30 के बजाय 60 विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। आपका व्यक्तित्व काफ़ी डायनेमिक है, आप अच्छे तरीक़ों से अपने बातों को रखते हैं और क्लास में सभी से अपना आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, सभी के साथ आप संवाद स्थापित कर लेते हैं। इतना कैपेसिटी है आपके अंदर, तो आप 60 विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं, मेरा मानना है। लेकिन क्या कोई बंदा 600 विद्यार्थी को पढ़ा सकता है? तो अगर पढ़ा सकता है, पढ़ाने को 6000 6 लाख भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक यूट्यूब वीडियो 1 करोड़ से ऊपर लोग देखता है, तो वो एक तरफा संवाद है। और अगर उसी में कुछ आपके मन में प्रश्न उठ रहा है तो क्या आप पूछ सकते हैं क्या? और अगर पूछेंगे तो 600 या 6000 विद्यार्थियों को एक बार में टैकल किया जाना संभव है? उनका जो क्वेरीज है वो क्या हैंडल किया जा सकता है? तो कुछ नहीं। अब भाषण सुन के ही आना है तो सुनिए, फिर यूट्यूब पर सुनिए, कहीं भी सुन सकते हैं, वही अच्छा रहेगा, फिर क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं है। तो सही मार्गदर्शन होना चाहिए और इसके लिए सही व्यक्ति की आपको पहचान भी होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि भाई आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो पढ़ा दे वही शिक्षक आज की दुनिया में बेस्ट है। कोई बहुत नेम फेम वाले टीचर हैं और वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब है। आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का और कोई शिक्षक जो है वो पढ़ा रहा है इंजीनियरिंग का, ठीक है, कोई टॉप का टीचर है वो मेडिकल इंजीनियरिंग को पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए वही शिक्षक बढ़िया है जो
आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाए। ठीक है, तो ये सही मार्गदर्शन। उसके बाद क्या होता है, तीसरे नंबर पर हमने रखा है सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, यानी जो नोट्स होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग किसी संस्थान से नोट्स खरीद लिए, कहीं से पत्राचार मंगा लिए, कोई कोचिंग का अगर पढ़े तो वहाँ से जो नोट्स उन्हें दिया गया या लिखाया गया तो उस नोट्स को आप तो लिखाते नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर कोचिंग में नोट्स अगर लिखाया जाता है तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, परंतु अगर नोट्स का बंडल आपको उठा के दे दिया, ये लीजिए नोट्स, है ना, उसको आप अलमारी में रख देंगे, कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने खुद देखा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना कि आपको सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाना चाहिए। और अगर नोट्स नहीं बनाना आता है और किसी का नोट्स आप उतार भी रहे हैं, मान लीजिए कहीं से ले आए, किसी फ्रेंड ने आपको दे दिया, किसी टीचर ने दे दिया, तो उसको भी हम हूबहू उतारने के बजाय कुछ तो कलाकारी उसमें कर सकते हैं, अपनी कारीगरी कीजिए। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना होगा। जिस टॉपिक से संबंधित वो नोट्स है उस टॉपिक का किताब में पढ़िए। देखिए, आपको पता चलेगा कि किताब को पढ़ने के बाद हम इस नोट्स को और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस नोट्स में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और किताबों में काफ़ी सारी बातें लिखी गई है, उसका किस तरह से संक्षिप्तीकरण किया गया है नोट्स में, या नोट्स में कुछ किताब से अलग भी लिखा रहता है, ये भी बात मानना पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि किताबों में उतनी बातें नहीं रहती है, हमारे प्रश्न के हिसाब से नहीं रहता है जितना कि नोट्स में रहता है। तो ठीक है, नोट्स भी लाभदायक होता है, लेकिन किताब को जरूर पढ़िए और किताब के अनुसार से अपना नोट्स स्वयं बनाइए। कभी भी किसी दूसरे का लिखा हुआ नोट्स, भले ही वो स्वर्ण अक्षरों में क्यों ना लिखा गया हो, भले ही वो गोल गोल मोतियों की तरह क्यों ना लिखा गया हो, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। उसको अगर नहीं आपके पास समय है तो कम से कम एक बार उसको अपना फेयर जरूर कर लीजिए, यानी उतार जरूर लीजिए, अपने नोटबुक उतार लीजिए, उसको पढ़िए। तो ये टेंडेंसी होना चाहिए कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाते हैं तो आधी सफलता का रास्ता तो यही तय कर देता है, क्योंकि वो आपका अपना है, उस पर आपका स्वामित्व है। ठीक है, आपको गर्व होगा कि मैंने लिखा है, ये मेरा नोट्स है। ठीक है, और एक मतलब संपूर्णता का भाव देगा, एक गरिमामय फीलिंग आएगी। और ऐसे दूसरे का नोट्स ला के आप रख दिए, उससे क्या होने वाला है, कुछ नहीं है। हमेशा आप मतलब छिछलापन महसूस करेंगे, अपने अंदर खालीपन महसूस करेंगे। तो स्वयं का नोट्स होना चाहिए। फिर है कि देखिए, अब 8 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं और उनमें से 1000 2000 लोगों को चुना जाता है, तो निश्चित तौर पर कोई तो विशेष बात रहता होगा जिनका सिलेक्शन हुआ है। और यह सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि हर चीज में, उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में, उनके बातचीत में, उनके रहन सहन में, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनके डिसिप्लिन में आपको ये चीज दिखेगा कि वो क्यों हमसे बेटर है। तो कुछ तो चीज रहता है। ठीक है, और अगर आप भीड़ तंत्र का शिकार हैं, आप वैसे ही मोनोटोनस होकर सोचते हैं जैसा सब सोचता है, तो आपका सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, मैं ये प्रश्न पूछता हूं। 1.5 करोड़ 1.5 अरब आबादी है भारत में, 150 करोड़ लगभग हो गया। तो हर कोई तो सफलता के उस सर्वोच्च पायदान पर नहीं पहुंच पाता है। हालांकि सफलता के मायने सबके लिए अलग अलग होता है। उनमें से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में अच्छा मुकाम पाते हैं। तो अंतर क्या है? अंतर यही है, जिसने भी अलग हट के सोचा, आप चाहे जिसको भी ले लीजिए, आप न्यूटन को ले लीजिए, ग्राहम बेल को ले लीजिए, आप नेल्सन मंडेला को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, अंबेडकर को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, किन्हीं को भी रख लीजिए। उन्होंने जिन चीज़ों को सोचा था वो उनके मौलिक विचार थे, उन्होंने पहली बार सोचा। अब ग्राहम बेल ने जिस टेलीफोन का आविष्कार किया था, 5 मीटर का तार में था और इधर से हेलो बोलने के लिए अलग और सुनने के लिए अलग, लेकिन फिर भी उसको फादर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये कंसेप्ट पहली बार उन्होंने सोचा था कि दूर बैठे व्यक्ति से इस तरह से हम तार के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो आपको भी उसी तरह सोचना पड़ेगा, बिल्कुल अलग, सबसे अलग। तो भीड़ तंत्र का शिकार नहीं होना है। कभी भी आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो यह कहता है कि फलाने सर के पास चलिए और वहां पर 5,000 10,000 लोग पढ़ते हैं तो अच्छा ही पढ़ाते होंगे, वो अच्छा पढ़ाते होंगे। किस तरह के अच्छा पढ़ाते होंगे? आपको अच्छा लगने के लिए, आपको हल्की फुल्की वातावरण में पढ़ना पसंद है, मजाक में पढ़ना पसंद है। अगर सर जो है डांस करके पढ़ा रहे हैं तो और अति उत्तम की बात है। तो ये क्या चीज़ है ना कि हमारा मन जो है ना वो हमेशा जो है ना अच्छी चीज़ों की ओर भागता है, जो खाने में अच्छा हो, जो सूंघने में अच्छा हो, जो सुनने में अच्छा हो, है ना। ये हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, उन चीज़ों के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं। लेकिन इतना बात आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें हमारे इंद्रियों को अच्छा लगता है वे सभी हमारे लिए ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि जो गलत चीज़ें होती है वो हमें काफ़ी आकर्षक लगते हैं और हमारे जीवन को नर्क भी बना देते हैं। बहुत सारे लोग शराब पीने वाले होते हैं या ऐसे बहुत सारे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कार्य की श्रेणी में आने वाले कार्य को लोग करते हैं जो उनके इंद्रियों को अच्छा लगता है और अपना जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आप युवा शक्ति हैं, आपको अपना जो इंद्रियों पर तो नियंत्रण रखना ही होगा। और जिस बंदे ने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया तो वही इस दुनिया में राज कर सकता है। तो भीड़ से हमेशा अलग रहना चाहिए, भेड़िया धसान नहीं होना चाहिए। हम लोग भेड़ नहीं है कि एक भेड़ पानी में कूदा, पीछे वालों ने जरा भी नहीं विचार किया कि पानी में कूद रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा, कुछ नहीं, सब उस पानी में कूद गया। तो हम लोग भेड़ नहीं हैं, हम लोग इस जगत के जो वेस्ट क्रिएशन है, सर्वोच्च सृजन है, हमारे पास मस्तिष्क है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके अनुसार से डिसीजन ले सकते हैं। हम भेड़ नहीं हैं। और अगर आप भेड़ बनते हैं तो ऑफिसर कभी नहीं बन सकेंगे। ऑफिसर बनने के लिए आपको अलग सोचना होगा, भीड़ से अलग रहना होगा, ठीक है। और भेड़िया धसान वाले कोचिंग संस्थानों में नहीं जाना है, वो आपको बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। फिर है जो पांचवा जो हमारा है वो है संभावित प्रश्नों पर मंथन या परिचर्चा। अब चलिए, बुक भी पढ़ लिए, सिलेबस को फॉलो किए, ठीक है। अब जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसका जो है प्रश्न को आपको देखना है कि पिछले 5-10 सालों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और जब आप गौर करेंगे तो आपके पास एक ट्रेंड देखने को मिलेगा कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे और साल दर साल इस तरह का बदलाव होता चला आया है। और रिसेंटली आप अगर बीपीएससी की बात करें तो 2-3 बीपीएससी पीछे अगर जाएंगे तो देखेंगे कुछ कुछ बदलाव हुआ है। अब उनमें से कोई भी एक प्रश्न ले लीजिए, एक प्रश्न ले लीजिए और उसको आप पढ़िए और मन ही मन सबसे पहले सोचिए कि अगर यह प्रश्न आज हमें लिखने के लिए दिया जाता तो हम कैसा लिख पाते। यही आपकी असली परीक्षा है। हर बंदे जो है अंदर से खुद पता होता है कि वो जो है कितना पानी में है, वो आपको प्रश्न से ही पता चल जाएगा। तो आप सोचिए कि आज अगर इस प्रश्न को हमें लिखना पड़ जाए तो हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है। और यही आपका अपना सेल्फ असेसमेंट है, मूल्यांकन है। तो इससे एक ट्रेंड पता चल गया। अब है क्या कि कुछ आप क्वेश्चन
गेस करिए। ठीक है, कुछ संभावित प्रश्नों की सूची बनाइए, संभावित प्रश्नों की सूची बनाइए, और उन सूची में आप देखिए कि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसका उत्तर कैसे लिखा जा सकता है, इस पर आप मंथन कीजिए। उसके लिए जरूरी मटेरियल कहाँ मिलेगा, उन किताबों को अरेंज कीजिए। उसके लिए हमें मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, उस पर विचार करिए। वैसे गुरु से, वैसे शिक्षक से मिलिए, वैसे सीनियर से मिलिए, वैसे अपने क्लासमेट बैचमेट से मिलिए, और फिर जहां भी मौका मिले उस पर परिचर्चा कीजिए। आप उस प्रश्न को कैसे लिखेंगे तो आप लिखकर देख लीजिए। अगर पूरा ना लिख सके तो एक रफ स्केच बनाइए कि वो प्रश्न में आपका क्या क्या मटेरियल रहेगा। ये क्या करता है ना, एक प्रकार से हमारे दिमाग को तैयार करता है। हमारा दिमाग भी वैसे ही है, मिट्टी का घड़ा होता है, अगर इसका कुछ काम नहीं ले रहे हैं तो कुछ काम नहीं करेगा ये। और जो लगातार दिमाग लगाता है, सोचता है, मंथन करता है, चिंतन करता है, तो उसका दिमाग भी क्रियाशील रहता है। उसके जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन के सेल्स हैं, वो एक्टिव होता है, वो जागृत होता है, और हमेशा नई नई कोशिकाएं विकसित होती रहती हैं, जो हमारे दिमाग को मजबूती करता है। तो जब तक हम दिमाग पर जोर डालेंगे नहीं, तब तक इन चीज़ों का विकास नहीं होगा। यानी कोई भी प्रश्न ले लीजिए, उस पर मंथन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, उस पर परिचर्चा कीजिए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए, उसका रफ स्केच बनाने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कि इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, या इसका रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, कैसा हमारा वो होगा। इन सब चीज़ों को यदि करेंगे ना तो निश्चित तौर पर आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम विद्यार्थी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि काफ़ी सारे विद्यार्थी भी जो ऑफिसर बन चुके हैं उनमें भी इन चीज़ों की कमी रहती है। ठीक है, हालांकि सिविल सर्विसेज का एक ऐसा परीक्षा है जिसमें कि पूर्ण रूप से किसी की तैयारी नहीं होती है, कुछ ना कुछ अधूरा रहता है, और इसके बावजूद जो है लोग सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को अगर आप करते हैं कि प्रश्न के पीछे आप उस पर मंथन करते हैं, सोचते हैं, उसको लिखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर जो निखार आएगा ना, वही जो है आपका सिलेक्शन पक्का करवाएगा। उसके बाद लेखन अभ्यास। लेखन अभ्यास ये काफ़ी जरूरी है। ठीक है, जितना भी चीज़ आप ऊपर में कर रहे हैं तो ये तब तक फ्रूटफुल नहीं है जब तक कि अभ्यास ना किया जाए। क्योंकि अभ्यास यह एक प्रैक्टिकल चीज़ है, यह व्यवहारिक चीज़ है। अगर आपको सैद्धांतिक रूप से किसी चीज़ को कितना भी सिखा दिया जाए, जैसे अगर आपको गाड़ी ड्राइव करना है, डांस सीखना है, पीटी परेड, योगा सीखना है, या कोई भी इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है वो सीखनी है, तो आपको सैद्धांतिक रूप से कितना भी बता दिया जाए, आप तब तक स्मूथली वो काम को नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसको अभ्यास नहीं करते हैं, है ना। और अभ्यास एक ऐसा चीज है कि बहुत बार क्या होता है, बिना सैद्धांतिक ज्ञान के ही बहुत सारे सिर्फ अभ्यास से ही इतने अभ्यस्त होते हैं। आप देखिए, बहुत सारे कारीगर को देखते होंगे, बहुत सारे मशीन या मैकेनिकल ज्ञान रखने वाले या इलेक्ट्रिकल ज्ञान रखने वाले लोग हैं जिन्होंने कहीं से डिग्री वगैरह नहीं लिया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही काबिल जो है कर्मचारी माने जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पे पड़त निशान। यानी अभ्यास वो एक ऐसा चीज है जो आपको किसी कार्य में इतना दक्ष बना देता है, इतना सक्षम बना देता है कि उस कार्य को आप कभी भी बिना किसी खास तैयारी के कर सकते हैं, है ना। जैसे पहली बार आप कोई गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कोई भी काम पहली बार करते हैं, और जब उसमें दक्ष हो जाते हैं तो क्या है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी होता है उसमें एक फिजिकल मेमोरी भी होता है। बहुत बार क्या होता है कि एक टेम्पोररी मेमोरी होता है जो हम भूल जाते हैं, एक
परमानेंट मेमोरी होता है जो हमेशा याद रहता है, और एक ऐसा मेमोरी होता है जो हमारे बॉडी में सेट कर जाता है। ठीक है, जैसे डांस स्टेप्स है, उसमें जो डांस करने वाले लोग क्या उसको वो सोच के नहीं करता है, उतना तो सोच भी नहीं पाएगा, तो वो सारा उसका जो है बॉडी में सेट हो गया, जैसे ही धुन बज रहा है वैसे उसका अपने आप बॉडी मूव कर रहा है। तो ये एक फिजिकल मेमोरी होता है, तो वो होता है। तो उसी प्रकार लेखन अभ्यास अगर आप करेंगे तो ये आपके हाथ, शरीर, बॉडी, मस्तिष्क सब एकाकार हो जाएगा, और आप प्रश्न देखेंगे और अपने आप जो है आपका कलम चलने लगेगा। तो इस प्रकार का अभ्यास होता है। तो ये जो 6 पॉइंट्स हैं, इस 6 पॉइंट्स को अपनाकर आप बीपीएससी मेंस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अच्छा प्रश्न आप लिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखिए, जनरल स्टडीज अब जल्दी से बता देते हैं। जनरल स्टडीज 2 पेपर के होते हैं और एक ऐसे 1 पेपर, यानी कुल मिला के 3 पेपर है। और यही 3 मतलब ये 300 गुना 2 बराबर 600 नंबर का 2 पेपर जीएस का रहेगा, और ये 300 नंबर का। ठीक है, तो ये कुल मिला के 900 नंबर पर आपका मेरिट बनेगा। अब आपको टाइम मैनेजमेंट पढ़ने के दौरान भी और एग्जाम हॉल के लिए इस तरह से करना है कि जनरल स्टडीज का 2 पेपर है और प्रत्येक में आपको 8-8 प्रश्न लिखने हैं, यानी कुल मिला के जनरल स्टडीज में 16 प्रश्न लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 22 मिनट का समय मिल रहा है। अब 22 मिनट का समय तो फिर भी ठीक था, 22 मिनट में 3 से 4 पेज का प्रश्न, 5 पेज का प्रश्न लिखना है, तो वो भी ठीक था। लेकिन अब बीपीएससी ने क्या किया कि एक ऐसा प्रश्न मैंडेटरी डाल दिया है प्रत्येक जनरल स्टडीज के पेपर में, जो सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज, जिसको कि लिखना अनिवार्य है। और इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन रहेंगे। अब एक प्रश्न को 22 मिनट में हमको लिखना है, तो एक बार दिमाग लगाए 22 मिनट में लिखा जा सकता है। लेकिन क्या है कि अब इसमें 5 है। अब 5 प्रश्न को कम से कम अगर 55 मिनट भी समय देते हैं तो ये टाइम एक्सीड कर रहा है, और कुल मिला के 25 मिनट हो जा रहा है, यानी 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी तो बताते हैं कि मतलब 6 से 8 मिनट तक एक एक प्रश्न को लिखने में लग जाता है। तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसका भी तैयारी आपको अभी से करना होगा बदलते अनुसार। हाँ, अगर निबंध की बात कहा जाए तो ये आसान है, क्योंकि 3 प्रश्न लिखना है और 3 प्रश्न में के लिए आपको 60-60 मिनट मिल रहे हैं। तो 60 मिनट में निबंध का प्रश्न अच्छी तरीके से अगर कोई बंदा चाहे तो 10-10 पेज का लिखा जा सकता है, और निबंध में भी वही अच्छा कर पाएगा जिसका जीएस की तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जीएस का दोनों जो पेपर है वो काफ़ी टफ है, क्योंकि यहाँ पर 8 प्रश्न जो है प्रत्येक पेपर में लिखने होते हैं, और इस हिसाब से अगर अंकों का विभाजन करें तो 22 मिनट में आपको लिखना है। और उसमें से सभी सेगमेंट का पहला जो प्रश्न है उसको अगर 22 से 5 करें तो मतलब 4 से 5 मिनट के बीच में आपको पूरा करना है। तो इसकी भी तैयारी कर लेनी है। अब है कि बात करें जीएस पेपर, क्योंकि जीएस काफ़ी वाइटल पेपर है, जीएस काफ़ी वाइटल है, और यहाँ अगर हम अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें हर जगह अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि निबंध में सबको बीपीएससी में ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, यानी 300 नंबर का है तो 150 से 200 के बीच नंबर आ जा रहे हैं। तो भैरी कौन कर रहा है, तो भैरी कर रहा है जीएस। तो जीएस का अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पहले स्थान पर हम क्या देखते हैं, तो इतिहास है, भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है, ये इतिहास में आपको 3 प्रश्न लिखने हैं,
और प्रत्येक के लिए 38 नंबर है। 114 नंबर का ये रहेगा, जिसमें से एक प्रश्न जो रहेगा, इस 3 में से एक जो पहला प्रश्न रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। और ये जो पहला प्रश्न रहेगा ये 5 भाग में बटा रहेगा, यानी सभी को लिखना है, तो इसके लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाना है। ठीक है। दूसरा जो सेक्शन अब देखिए जीएस पेपर फर्स्ट का दूसरा जो सेगमेंट है, तो ये क्या है, तो ये आपका समसामयिकी का है। बिल्कुल सेम जैसा ऊपर इतिहास में देख रहे हैं वैसे यहाँ भी 3 प्रश्न लिखना है, 38 नंबर करके 114, और इसमें भी पहला जो प्रश्न रहेगा तो वो इसी तरह से कंपलसरी रहेगा। ठीक है। उसी तरह से आप ये तीसरा जो सेगमेंट देख रहे हैं वो सांख्यिकी है। ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा अंतर है, यहां पर 2 ही प्रश्न लिखना है और प्रत्येक के लिए 36 यानी 72। ठीक है। उसी प्रकार अगर जीएस पेपर 2 की बात करें तो पहला जो सेगमेंट है वो राज्य व्यवस्था है। यहां भी सेम सेक्शन 1 ठीक उसी तरह है जीएस पेपर फर्स्ट की तरह, कि यहां पर भी आपको 3 प्रश्न लिखना है और प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर करके होंगे, 114 अंक। और इसमें भी जो पहला है, पहला प्रश्न जो है तो वो अनिवार्य रहेगा और उसके अंतर्गत 5 प्रश्न रहेंगे, छोटे छोटे प्रश्न, जिसको कि 4 से 5 मिनट के अंदर लिखना है। और एक प्रश्न यहाँ भी आपको 22 मिनट का ही समय मिलेगा। अगर अधिक समय लेते हैं तो आगे वाले प्रश्न की छूटने की गुंजाइश रह जाती है। ठीक है। अब आगे बात करें सेक्शन 2 का, तो इसमें आपका भूगोल एवं अर्थव्यवस्था है। 2 विषय को एक साथ कर दिया गया है। यहां भी 3 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर करके है। 114 नंबर आपको यहां पर अधिकतम नंबर रहेंगे। और इसका भी जो पहला प्रश्न है वो उसी तरह से कई खंडों में बटा हुआ सभी को लिखना है, तो इसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है। हाँ, एक बात है कि भूगोल से आप यहाँ एक प्रश्न का आशा कर सकते हैं और 2 प्रश्न जो है वो अर्थव्यवस्था से ही रहेगा, यानी ज़्यादा वेटेज यहाँ पर इसका है। या कभी कभी तो भूगोल का लगता ही नहीं कि प्रश्न पूछा गया। उसी प्रकार अगर हम तीसरे सेगमेंट की ओर चलें तो यहाँ पर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पर सेम जो है, जो पेपर फर्स्ट का जो तीसरा सेगमेंट है, तो यहाँ पर भी वैसे है कि 36 नंबर आपको एक प्रश्न होगा 36 नंबर का और 2 ही प्रश्न लिखना है, यहाँ 72। तो ये जीएस पेपर फर्स्ट 300 नंबर का और जीएस पेपर सेकेंड 300 नंबर का। ये 600 नंबर ही बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड प्ले करता है। और ये 600 नंबर में से आप एक्सपेक्ट कीजिए कि यदि आप 350 नंबर भी ले आते हैं तो आपकी सफलता यही तय हो जाती है। आपको कोशिश जो है स्ट्रेटजी ऐसी बनाना चाहिए कि कम से कम हमें 400 नंबर मिले। तो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो 400 प्लस का। कैसे हमको 400 प्लस आए। अगर 400 से नीचे भी रहा, 350 से ऊपर रहा, तो निश्चित तौर पर यह सफलता आपको दिलाएगी। अब सवाल उठता है कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हमारा हमेशा कंट्रीब्यूशन आपके लिए रहा है और रहेगा, क्योंकि हमें इस काम में मज़ा आता है। कई कार्य हैं दुनिया में और सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन मुझे इस कार्य में अच्छा लगता है। इसलिए मैं बिना किसी लाभ के और बिना
किसी स्वार्थ के, बिल्कुल निष्ठापूर्वक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देता रहता हूँ। मैं बहुत बड़ा ब्रांड का टीचर नहीं हूँ, बहुत हाई फाई टीचर नहीं हूँ। शिक्षण कार्य हमारा पेशा भी नहीं है, पेशा कुछ अलग है, लेकिन पैशन जरूर है, और यही कारण है आपको देता रहता हूँ। तो आप अगर हमारा मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो हम एक 12 जनवरी से 2025 एक बैच लॉन्च कर रहे हैं जो कि हाइब्रिड मोड में होगा, यानी इनमें से लगभग 70% क्लास जो है, 70% क्लास वो हमारे जो शिक्षक सहयोगी हैं वो ऑफलाइन यानी क्लासरूम में लेंगे, और 30% जो क्लास है वो ऑनलाइन होगा। इनमें से मैक्सिमम क्लास बाय मी यानी मेरे द्वारा लिया जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए अगर आपको संपर्क चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7258875949। यानी ये नंबर है, इस पर आप संपर्क करके जुड़ सकते हैं 72 588 75 949 7258875949। इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा, और जो भी अनुभवी हैं, जिन लोगों ने बीपीएससी में 4 बार 5 बार, यूपीएससी में 3 बार 4 बार पीटी पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू दिया, ऐसे लोगों का क्लास रहेगा। कुछ हमारे जो पदाधिकारी साथी हैं वो भी आपको मार्गदर्शन देंगे। तो आप जुड़िए, और हम आपके सफलता के सफ़र में हम सफ़र बन के हमेशा साथ रहेंगे, और आपकी सफलता की कामना नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सफलता की कामना के साथ साथ उसमें हमारा मार्गदर्शन, सहयोग, और जहाँ तक संभव होगा यथासंभव मदद किया जाएगा। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।